देखो प्राइवेट प्लेसमेंट, एक मिनट रुको, नहीं तो प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बात करता है कि कंपनियां शेयर्स जनरल पब्लिक को नहीं देके किसी बैंक को या LIC को या किसी बड़ी कंपनी को दे रही है, या किसी बड़े प्लेयर को दे दिया, मतलब रतन टाटा को दे दिया, या मुकेश अंबानी को दे दिया, या टाटा लिमिटेड को दे दिया, या रिलायंस लिमिटेड को दे दिया। मतलब सर एक बार में ब्लॉक शेयर्स आप किसी बड़े प्लेयर को दे रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला प्राइवेट प्लेसमेंट एन ऑफर ऑफ इन्विटेशन टू सब्सक्राइब इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय ए कंपनी। हम अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर जा रहे हैं, पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को लगता है ना बेटा कि पब्लिक कोई शेयर खरीदेगा, कोई खरीदेगा 15,000 रुपये का शेयर, कोई खरीदेगा 30,000 का, कोई खरीदेगा 45,000 का। IPO ऐसे ही आता है 15,000 का लॉट में। मतलब अगर आप एक कंपनी का IPO लेना चाहती हो ना, तो आपको एक बार में अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपया लगाना पड़ेगा। तो कोई आदमी 15 लगाएगा, कोई 30, कोई 45, कोई 60, इसी इंटेंडम में चलेगा। लेकिन यानी एक आदमी कितना लगा लेगा? लाख 2 लाख। जनरल पब्लिक उससे वैसे तो एक एक आदमी करके लगाएगा नहीं। कंपनी नहीं चाहता उसका शेयर इस तरीके से बिके। कंपनी चाहते हैं ब्लॉक अमाउंट ऑफ शेयर ना जल्दी जल्दी बिक जाए। कोई 2, 4, 5, 10 जन हो जो लंबा अमाउंट ले ले, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ लो। तो यही हो गया कंपनी प्राइवेटली शेयर प्लेस कर, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन। लेकिन कंपनी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वरना उसके बिना कंपनी ये कर नहीं सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट का कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस है, वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला बात तो प्राइवेट प्लेसमेंट टू बी मेड टू ओनली टू अ सेलेक्टेड ग्रुप आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले डिसाइड करेगा, नॉट एक्सीड 15 और हायर नंबर एज में बी प्रेस्क्राइब। मतलब 15 लोगों या अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा ज्यादा, उससे ज्यादा लोगों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये होगी कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, वो 15 लोगों से अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 को 50, नॉट एक्सीडिंग 50, सॉरी 15 बढ़िया, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 50, 50 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता। अब उसके बाद बोला जब उन लोगों को दोगे तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा ना, वो पूरा डिटेल्ड वाला होना चाहिए, जिसमें उनका पूरा नाम, एड्रेस, ये सब होना चाहिए, ताकि कंपनी उसको अपने रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड कर ले कि किन किन लोगों को दिया, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, मतलब उनका पूरा इंफॉर्मेशन का एक रजिस्टर बना ले कंपनी। तो जब उनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगा तो उनसे वो सब डिटेल ले लेगा कंपनी, ठीक है। पहला पॉइंट। नंबर 2 बात ये। नंबर 3, every identified person willing to subscribe to the private placement shall apply in the private placement application issued to such person along the subscription money। वो लोग सब्सक्रिप्शन का मनी के साथ फॉर्म का एप्लीकेशन देंगे, जो कि आइदर चेक में होना चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट में या अदर बैंकिंग चैनल के थ्रू, नॉट इन कैश। मतलब जो लोग ये आइडेंटिफाइड, जो तुम मान लो तुम 12 लोगों को चूज किया, तुम 25 लोगों को चूज किया कि 25 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर देंगे, तो जब वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, जिसमें अपना नेम, एड्रेस और बाकी सब डिटेल भरेंगे, आधार नंबर, पैन नंबर, उसी के साथ लोग एक सब्सक्रिप्शन मनी भी देंगे, जो कि अदर देन कैश कोई मोड में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो पैसा वो लोग देंगे ना, कंपनी उसको सेपरेटली रख देगा। ये जो मनी को तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक इनको शेयर का पूरा अलॉटमेंट नहीं होगा और उसका पूरा डिटेल ROC को फाइल नहीं होगी। मतलब एक तो उनको शेयर अलॉटमेंट हो जाए और उस अलॉटमेंट का रिटर्न वेल भी ROC को हो जाए, उसी के बाद आप उस पैसे को हाथ लगाना, उस पैसे को आप हाथ नहीं लगा सकते, नहीं, ठीक है। नो फ्रेश ऑफर
और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शेल बी मेड। इन लोगों को बाद में और शेयर्स के लिए तुम इनवाइट नहीं करोगे, मतलब उनको और फ्रेश शेयर नहीं दोगे बाद में, जब तक उनका पुराना अलॉटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए, या फिर वो लोग अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर चुके, अब तुम दोबारा उनको शेयर दे। प्रोवाइड दैट ए कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इन्विटेशन टू अंडर दिस सेक्शन शेल अलॉट इज सिक्योरिटी विद इन 60 डेज। इनको 60 दिन के अंदर सिक्योरिटी अलॉट कर दोगे। जिस दिन से इनका एप्लीकेशन मनी मिला है ना, उस दिन से 60 दिन के अंदर शेयर दे दोगे। और अगर कंपनी अलॉट नहीं कर पाया तो इनका 15 दिन के अंदर पैसा लौटा दोगे। 60 दिन जिस दिन पूरा हुआ उसके 15 दिन के अंदर इनको पूरा पैसा लौटा दोगे। और अगर उसमें भी फेल हो गए तो कंपनी को 12% पर एनम करके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 15 दिन बीत गया, देखो 60 दिन के अंदर इनको शेयर दे दो। 60 दिन में शेयर नहीं दे पाए तो 15 दिन में पैसा लौटा दो। 60 दिन के बाद 15। हाँ, 60 दिन के बाद से 15 दिन ना बेटा। हाँ, इसीलिए तो देखो मेरा एरो बात का है। हाँ, तो ये जिस दिन ये लोग एप्लीकेशन डाले, एप्लीकेशन से 60 दिन के अंदर इनको शेयर अलॉट कर दो। नहीं अलॉट कर पाए तो 15 दिन में पैसा लौटा दो। नहीं लौटा पाए तो फिर 12% पर एनम करके ब्याज देना चालू कर दो। और इनसे जो एप्लीकेशन मनी मिला वो हाथ भी नहीं लगा सकते, तो उसको भी सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दो। ठीक है। हाँ सर। इस पैसे को यूज किस लिए कर सकते हो? सिर्फ इनको शेयर अलॉट करने के लिए या फिर इनका मनी रिफंड करने के लिए, और कोई काम में इस पैसे को हाथ नहीं लगा। Provided no company issuing securities under this section shall release any public advertisement or utilize any media marketing or distribution channel agent to inform public the large amount such issue। किन लोगों को तुम ये शेयर दियो, ये तुम पब्लिक को एडवर्टीजमेंट में कभी नहीं बताओ। तुम लोगों को एक तरीके से ये बोल रहे हो, ओ देखिए हमारे कंपनी में रतन टाटा पैसा लगे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो तुम इससे लोगों को क्या कर रहे हो? एक तरीके से इंड्यूस ही तो कर रहे हो। अरे तुम बोलोगे अरे वाह सर देखिए इस कंपनी में रतन टाटा पैसा लगा है, तो फिर हम लोगों को तो लगाना ही चाहिए। तो इसका आईपीओ में हाँ, तो एक तरीके से तुमको ना मतलब मैनिपुलेट कर रहा है तुम्हारे ब्रेन को, तो वो नहीं कर सकता। तो एक में क्या लिखा, नो कंपनी इशूइंग सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन से रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टीजमेंट और यूटिलाइज एनी मीडिया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल to inform the public at large about such an issue। तो तुम लोगों को इस बात का एडवर्टीज मत करो, ढिंडोरा मत पीटो। ठीक है, मतलब पब्लिक को इंडिपेंडेंटली चॉइस करने दो ना, उनको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना तुम्हारी कंपनी में। बोलो तुम्हारा प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे जब तुम आईपीओ लाओगे, उसके बाद वो लोग सोचेंगे तुम्हारी कंपनी का अच्छा सिचुएशन है कि बुरा सिचुएशन। कंपनी मेकिंग अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन शेल फाइल विद द आरओसी। अब जब भी अलॉटमेंट की हो तो फिर आरओसी को 15 दिन में पूरा अलॉटमेंट का डिटेल दे दो, तब तक इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते हो, याद है ना। तो आरओसी को पूरा डिटेल दोगे कि कौन लोग हैं, उनका एड्रेस क्या है, कितना सिक्योरिटीज उनको दिए और अदर उनके बारे में कोई जानकारी अगर तुम्हारे को देना है। इफ कंपनी फाइल्ड इन डिफॉल्ट विद द रिटर्न, अगर कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाता है तो कंपनी का हर डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का डायरेक्टर, ये सब डिफॉल्टर माने जाएंगे। इनको 1000 रुपया पर डे करके फाइन लगेगा, जो कि मैक्सिमम 25 लाख तक होगा। मतलब 1 लाख 1000 रुपया पर डे करके जुड़ रहा है ना बेटा, तो महीने का कितना हो गया? 30,000। फिर 1 साल का 3 महीने का 90,000, 1 साल का 3 महीने का 90, तो 4 महीने का 3,60,000। ऐसे करते तो बढ़ता ही चला जाएगा जब तक नहीं इन्फॉर्म करोगे। तो इसका कोई तो एंड होगा, हाँ सर 25 लाख के बाद ही रुक जाएगा। ठीक है। इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट मनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कंपनी इस एक्ट का कोई रूल तोड़ता है, मतलब 50 लोगों से ज़्यादा को दे रहे या बिना इन्फॉर्म किए दे रहे हैं, उनका डिटेल मेंटेन नहीं कर रहे, तब भी कंपनी के प्रमोटर वगैरह को फाइन पेनल्टी लगेगी। ठीक है, 2 करोड़ तक का, या फिर जितना रुपया प्राइवेट प्लेसमेंट में लियो या 2 करोड़ के चीज लो है, तो वो पैसा भी लौटा दो विथ इंटरेस्ट। बाप रे बाप कंपनी बर्बाद हो जाएगा। इसमें इतने काम का बात है।
यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी प्रोवाइडेड पर्पस ऑफ द सबसेक्शन टू एनी कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट एनालाइज द प्रपोजल एप्लीकेशन। हाँ, तुम ये प्राइवेट प्लेसमेंट में जो शेयर दे रहे हो ना, तुम्हारे अगर ऑलरेडी उस टाइप के कोई शेयर बेचे हुए हैं पहले से पब्लिक को, तो तुम शेयर होल्डर से उसका अप्रूवल लेकर उनको शेयर देना। ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट। पर्टिकुलर ऑफ द ऑफर इंक्लूडिंग, हाँ देखो यहाँ पे बोला है प्रोवाइडेड द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। जब तुम शेयर होल्डर को नोटिस दोगे ना कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दे रहे हैं, तो आइए हमको परमिशन दीजिए, उनसे एसआर पास करवाना पड़ेगा ना, तो उनको एसआर पास कराने के लिए मीटिंग बुलाना पड़ेगा, जी सर। और मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देना पड़ेगा। तो उस नोटिस में तुम कुछ एक जानकारी दोगे कि तुम कितना शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में रखे हो, इसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, कितना सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, क्या प्राइस में ऑफर कर रहे हैं उनका एड्रेस क्या है जिनको दे रहे हैं, उनका नेम एड्रेस क्या है, कितना पैसा कंपनी रेज कर रहा है वो लोगों से, ताकि वो लोग श्योर हो जाए ना कि हम लोग को वोट में हाँ बोलना है कि ना बोलना। कितना टाइम में उनको सिक्योरिटी देने का प्लान है कंपनी का, प्रोमोटर और डायरेक्टर अपने में से कितना निकाल के शेयर दे रहे हैं उनको, तो ये सब चीज उनको शेयर होल्डर को पहले बता देगा। अब आता है सबसे मेन, अब तक बाकी सब ज्ञानबाजी था, काम का बात केवल एक था कि वो 50 लोग हो सकता है या हायर अप्रूवल अगर मिले तो। ठीक है। अब आता है मेन, एन ऑफर और इन्विटेशन टू सक्सेसफुल इन द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड टू पर्सन मोर देन 200 इन द एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। तुम 50 तो बोला ही है, लेकिन बोला ना हायर अप्रूवल अगर शेयर होल्डर से मिल जाए ज़्यादा को ले सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम कितना होगा ज़्यादा को दोगे जो 200। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों से ज़्यादा को तुम प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर नहीं दे सकते। वो लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका फॉर्म PS4 है, ये याद रख सकते हो, रखो नहीं तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा उसका फॉर्मेट है PS5, और उसी का फॉर्म्स होता है, उनका फॉर्मेट होता है, वो याद करने का दरकार नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ अगला टॉपिक, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है ये तो अपने को पता है। कंपनी का शेयर का मतलब क्या है बेटा, आप थोड़ा जानते हो बेटे, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कंफ्यूज होते हैं कि सर शेयर्स होता क्या, शेयर्स क्या होता है। सर शेयर्स का सिंपल मीनिंग है कंपनी अपने कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके बहुत सारे लोगों को दे देती है, मतलब अपने कैपिटल में हिस्सा देना होता है ना बेटा। मम्मी केक लेके आई, घर में 4 बच्चे हैं, तो बोलते हैं ना सब में केक को बांट दी, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर मिला। आप कहीं घूमने जाते हो फ्रेंड ग्रुप के साथ, तो बोलते हो ना एक्सपेंडिचर में मेरा शेयर कितना, मतलब अगर कोई खर्चा लगा तो हमको कितना देना। तो यही हुआ कंपनी के कैपिटल को बांट देना, हिस्सा दे देना, शेयर कर देना, यही है शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ एक मस्त वर्ड यूज किया, शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। वो कितना गंदा डेफिनेशन है, शेयर्स आर द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऐसे लग रहा है खाली शेयर 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 ही वर्ड लिख दिया, शेयर्स एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। लेकिन इसमें मजेदार क्या बोला है, तो बहुत ही बकवास बात है। नहीं, मजेदार बात ये वर्ड, इट इंक्लूड स्टॉक। अब ये स्टॉक का तुम लोग मतलब समझते हो या हम लोग मतलब समझते हैं, वो गुड्स का स्टॉक जिसका बिजनेस करो। स्टॉक मतलब तो आज हम लोग यही पढ़े ना, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो स्टॉक नहीं है यार। क्योंकि आप बहुत बार सुनते हो कि मार्केट में शेयर्स एंड स्टॉक्स में पैसा लगा, शेयर्स, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज, ऐसा लैंग्वेज चलता है, सब एक जैसा ही लगता है। सर स्टॉक क्या होता है बेटा जी, जब हम नंबर्स में बात करें ना उसको बोलते हैं शेयर। तुम्हारे पास रिलायंस का 100 शेयर है, ठीक है, मान लो मेरे पास रिलायंस का 1 लाख शेयर, ये हो गया शेयर्स। और वही जब परसेंटेज में कैलकुलेट करें उसको बोलते हैं स्टॉक। मान लो रिलायंस का टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख है और मेरे पास कितना 1 लाख, तो मेरे पास कितना परसेंट शेयर है, 10%। हाँ, तो दैट इज नोन एज स्टॉक। और जब सिक्योरिटीज बोलते हैं ना उसका मतलब उसमें शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आ गए, ठीक है। तो ये 3 वर्ड बोलते भले ही एक साथ है, लेकिन उनका मीनिंग थोड़ा
अलग। ठीक है, तो ये है शेयर्स का असली मीनिंग। अब सर हम जानते हैं दो टाइप का शेयर होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में बेसिकली क्या फ़र्क है? लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस में मेन क्या डिफरेंस? का डिफरेंस है क्या चीज़ का? रिस्क रिस्क का डिफरेंस है। वेरी गुड। एक तो मान लिए चलो, और राइट्स का डिफरेंस है। ओनरशिप राइट्स का डिफरेंस। वेरी गुड। रिस्क एंड राइट्स। राइट्स ऐसा क्या क्या है जो इक्विटी को और प्रेफरेंस को नहीं है? सर एक तो वोटिंग राइट और एक जनरल मीटिंग को अटेंड करने का राइट, एजीएम या ईजीएम अटेंड करने का राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा क्या दो राइट है जो इक्विटी को नहीं है? इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, और सर जब इक्विटी शेयर के पहले डिविडेंड मिलेगा, मतलब बाद में इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा, पहले इनको मिलेगा। और वैसे ही जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तब इनको पहले पैसा मिलेगा। हाँ। यानी इसीलिए इनका नाम प्रेफरेंस है। तो इनको दो राइट नहीं है, वो है वोटिंग राइट और नॉर्मल मीटिंग अटेंड करने का राइट। इनको सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग अटेंड करने का राइट है। एंड एक चीज और है, जनरल मीटिंग अटेंड करने का इनको एक ही शर्त पे राइट है, जब लगातार 2 साल हो गया और इनको इनका डिविडेंड नहीं मिला तब इनको जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है। नॉर्मल शेयर होल्डर का जो मीटिंग होती है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि तब उनको अपना बात रखने का हक मिलेगा ना। अदरवाइज इनको नॉर्मल मीटिंग अटेंड करने का राइट नहीं है, वोटिंग का राइट नहीं है। इनको नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का मीटिंग अटेंड करने का राइट है, तो करेगा ही। और जब दो राइट इनको यही है कि डिविडेंड इनको पहले मिलेगा और कंपनी वाइंडिंग अप होगा तो इनको पैसा इनका पहले मिलेगा। तो रिस्क इनका कम है प्रेफरेंस शेयर वालों का, इक्विटी वालों में रिस्क ज़्यादा है। पूरा पैसा भी डूब सकता है, डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि डिविडेंड रेकमेंड नहीं करना चाहिए, कंपनी को अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंपनी को पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब तक रेकमेंड नहीं करेगा, शेयर होल्डर कभी ये नहीं बोल सकता कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ हमको डिविडेंड दो। कंपनी का इच्छा है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, वो रेकमेंड करेगा, तब शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज शेयर होल्डर का कोई हक नहीं है। अच्छा, शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता, अगर कंपनी बोल रहा है हम 8% डिविडेंड देंगे इस बार, तो इक्विटी शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते 8 नहीं 10 दो। वो 8 ले सकते हैं, 8 को कम करवा सकते हैं, 0 करवा सकते हैं, वो ना बोल सकते हैं, लेकिन वो डिविडेंड को बढ़वा नहीं सकते। और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो बोल नहीं सकते डिविडेंड डिक्लेयर कर। तो यही लोगों को राइट नहीं है, बाकी सब ठीक। तो अब बोला एनी कंपनी बाई शेयर ऑल शेयर कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी का डेफिनेशन कितना शानदार दिया, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। और प्रेफरेंस का भी ऐसा दे देंगे, जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस। वेरी गुड। तो अब मेन आता है असली आंसर। सर ये सब हम लोगों को पता था, असली आंसर पढ़ाइए जो एग्जाम में आने वाला। एग्जाम में आएगा ये वाला काम। कंपनी जनरली वोटिंग राइट वाला शेयर इशू करता है, कंपनी कभी कभी डिफरेंशियल राइट का भी शेयर इशू कर सकती है। माने तुम्हारे पास रिलायंस का 100 शेयर है, लेकिन तुम्हारा वोट 100 ही 120 गिना जाएगा, और मेरे पास रिलायंस का 100 शेयर है लेकिन मेरा वोट 100 ही गिना जाएगा। मतलब तुम्हारा वोटिंग राइट डिफरेंट है मेरे से। तुमको 100 शेयर पे कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, तुमको 1 रुपये पर शेयर की जगह 1.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन मेरे को 1 रुपया पर शेयर ही डिविडेंड मिलेगा। मतलब तुम्हारा डिफरेंशियल राइट है डिविडेंड में। तो डिफरेंशियल राइट यही होता है, तुमको डिफरेंट राइट मिल रहा है या डिविडेंड पे या वोटिंग में। हाँ, तो दो टाइप का इक्विटी शेयर हुआ, सेम राइट और डिफरेंशियल राइट। सेम राइट तो सर नॉर्मल समझ में आ गया, ये डिफरेंशियल राइट क्यों और कैसे। देखो ये लोग, जैसे कई बार क्या होता है ना बेटा, कंपनी का मान लो एक प्रमोटर है, कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी का मेन कंट्रोलिंग उसी के पास रहना चाहिए। मान लो हम कंपनी का प्रमोटर है और मेरे पास कंपनी का 48% शेयर है। सर आप तो 50 के नीचे आएंगे बेटा, 50 के ऊपर होना कोई जरूरी नहीं है। मुकेश अंबानी के पास भी 49 पॉइंट समथिंग % शेयर है रिलायंस का,
लेकिन वो मेजोरिटी में है ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं निकल सकता। सर क्यों नहीं निकल सकता? बाकी कोई मान लीजिए सबका मुझे- अलग अलग हाँ, सब इतना टुकड़ा में है कि सब एक आदमी खरीद ले, और मुकेश अंबानी से ज्यादा होल्डिंग उसके पास रिलायंस का आ जाए, सर ये बहुत मुश्किल है। मतलब उसके पास कम से कम 15-16 लाख करोड़ रुपया होना पड़ेगा, तब वो रिलायंस का सारा शेयर ले पाएगा। चलिए सर, ऐसा हुआ कोई लेना चालू कर दिया, अब क्या होगा? मान लो अदानी के पास है 15 लाख रुपये, हाँ है सर 15 लाख करोड़, और अदानी बोला हमको तो रिलायंस चाहिए, लेने लगा धीरे धीरे सारा शेयर। अंबानी को पता चला कि अदानी स्टेक खरीद रहे। जी सर। अंबानी दो काम कर सकते हैं, या तो मार्केट से वो भी थोड़ा स्टेक खरीद के अपने आप को 48 से 50 के ऊपर कर ले वापस। सर वो ये नहीं करना चाहता। वो क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है, प्रमोटर के पास जो शेयर है ना, उनका एक शेयर पे 2 वोट होगा, बाकी पब्लिक के पास जो शेयर है उसका एक शेयर पे 1 वोट हो गया ना, प्रमोटर का वोटिंग डबल। वो खुद ही से चेंज कर दिया। नहीं, ऐसे खुद से नहीं हो सकता। ये मजाक नहीं होगा, इसलिए तो पढ़ने वाले आगे ये कैसे होगा। जी। तो ये बात समझो, ये होता क्या है पहले, तब समझ पाओ, तब बाकी तो रूल है कि कैसे करेंगे। तो कंपनियां ये करती है, ठीक है। तो ये सर अब करते कैसे है, वही रूल पढ़ना, और कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बोला कुछ फॉलोइंग कंडीशन जो कंपनी फॉलो करेगा वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का शेयर इशू कर सकता है। पहला बात तो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करने का पावर भी जो है ना, बहुत रेपुटेड कंपनीज को अलाउड है खाली, ठीक है। और उसका ये भी मतलब नहीं है कि वो सारा ही शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला इशू कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला रूल, कंपनी के आर्टिकल्स में इसका परमिशन होना चाहिए। नंबर 2 रूल, तुमको पहले जनरल मीटिंग बुला के एक OR पास करना पड़ेगा। नंबर 3, मतलब यानी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मतलब ना कर्ज खुद ही कर लिया क्या? नहीं, खुद नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंपनी का रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड होना चाहिए, मतलब सिर्फ ये लिस्टेड कंपनी कर सकती है। शेयर होल्डर से जब अप्रूवल लोगे ना, पोस्टल बैलेट के थ्रू लोगे, मतलब जो घर बैठे हैं उनको भी वोट करने का राइट हो। और अब आता है सबसे मेन बात, एक कंपनी 26 अपने जो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है ना, उसका 26% से ज्यादा डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू नहीं कर सकता एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पेड अप कैपिटल ये वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू करने के बाद जो टोटल पेड अप कैपिटल हो, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करने के बाद जो पेड अप कैपिटल होगा, वो जो फिगर बनेगा, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर 26% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका। मतलब कभी भी ये 26% टोटल शेयर कैपिटल का 26% क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब बाकी 74% शेयर ऑलवेज नॉर्मल वोटिंग राइट का होना पड़ेगा, 26 को क्रॉस नहीं कर सकते। अब आता है सर, किन कंपनियों को ये अलाउड है। पहला बात तो जिनका लास्ट 3 साल में इतना प्रॉफिट हुआ है कि लोग हर साल डिविडेंड बांट सकता था, बांटा कि नहीं बांटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना प्रॉफिट था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कर सकता था उसको। लास्ट 3 साल में हर साल का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि तुम लॉस खाए और प्रॉफिट नहीं बांट सकते। नंबर 2 कंडीशन, तुम्हारा कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न सबमिट करने में लास्ट 3 साल में कभी भी डिफॉल्टर नहीं हुआ, लास्ट 3 साल में कभी भी डिफॉल्टर नहीं हुआ। अगर 1 साल में ऐसा हुआ है जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न जमा करने में देरी की है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। प्रियंका पापा बुला रहे हैं, बस। तो यहाँ पे सर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू नहीं कर पाएंगे अगर आप 1 भी साल इनको जमा करने में डिफॉल्टर हुए। और 2 डॉक्यूमेंट का बात हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, दोनों का दोनों, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कंपनी कोई भी टाइप का पेमेंट में डिफॉल्टर नहीं। 3 ही मेन क्राइटेरिया है, प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है कंपनी के पास,
कंपनी कोई भी साल में रिटर्न फाइल करने में और एनुअल रिटर्न जमा करने में डिफॉल्टर नहीं हुआ है 3 साल में। एंड कंपनी के पास डिविडेंड डिक्लेयर अगर किया है तो पेमेंट करने में कभी डिफॉल्टर नहीं हुआ। अगर कोई किसी से लोन वोन लिया तो उसका मैच्योरिटी का डेट आ गया तो वापस करने में डिफॉल्टर नहीं हुआ है। प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर या डिबेंचर बाईबैक या रिडेम्पशन करने का बात आ गया तो रिडीम नहीं कर पाए हो। मतलब सर कोई भी टाइप का पेमेंट का डेट आ गया और आप उसको पे करने में डिफॉल्टर हो तो फिर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर कंपनी के ऊपर लास्ट 3 साल में कभी भी कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल पेनल्टी नहीं लगा। ये सब कंडीशन ऊपर से तुम आरबीआई सेबी कोई भी ये सब कोई भी डिपार्टमेंट तुम पे कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगाए। मतलब सीधा बात है सर, गवर्नमेंट पे कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगाया। तो सर हम लास्ट 3 साल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दोनों फाइल करने में डिफॉल्टर नहीं रहा। हम कोई भी टाइप का जो मेरा पेमेंट का ड्यू डेट आ गया था, डिविडेंड हो, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर रिडीम करने का बात हो, या उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने का बात हो, या लोन को वापस चुकाने का बात हो, या लोन पे ब्याज चुकाने का बात हो, हम कोई भी पेमेंट में डिफॉल्टर नहीं हुआ लास्ट 3 साल में। एंड मेरा लास्ट 3 साल में प्रॉफिट भी इतना हुआ जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जितना है, मतलब हम डिविडेंड बांट सकते थे। तब तो सर जी आपका कंपनी को डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर इशू करने का परमिशन है, नहीं तो नहीं, ठीक है। कन्वर्जन, द कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट इनटू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कंपनी अपना ऑलरेडी इशू किया हुआ शेयर को डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं बना सकता, अलग से और नया इशू करना, ठीक है। और कंपनी को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपनी रिपोर्ट देगा ना, बोर्ड रिपोर्ट, उसमें कितना शेयर दिया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट का, किस किस को दिया है, उसमें वोटिंग राइट का डिफरेंस है कि डिविडेंड का डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंशियल है वो, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, की मैनेजर पर्सन को कितना शेयर दिया है, ऐसा किस प्राइस पे दिया है ये शेयर, ये शेयर का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होगा ना। इसके कारण कंपनी का कंट्रोल में कोई चेंज आ रहा है क्या, मतलब कोई ओनरशिप चेंज हो रहा है क्या। प्री एंड पोस्ट इशू, मतलब ये इशू करने के पहले और इशू करने के बाद मेरा शेयर होल्डिंग का क्या हालत है, ये सब डिटेल हमको एक बोर्ड रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ेगा। The holder of equity share with differential voting rights shall enjoy all other rights। अच्छा एक बात है, जो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर होल्डर है, जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगा इसको भी बोनस शेयर मिलेगा। जब कंपनी राइट शेयर देगा, लेकिन वो नॉर्मल होंगे, वहाँ ये नहीं होगा कि आपको ज़्यादा बोनस शेयर मिलेगा दूसरों के मुकाबले, वो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि दो ही चीज़ में डिफरेंशियल का बात हुआ था, वोटिंग राइट और डिविडेंड। उसके अलावा कोई चीज़ में तुम्हारा पोजीशन दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ये मेन बात था। ये लोग का मेंबर रजिस्टर में जब नाम लिखा जाएगा, वहाँ लिखा जाएगा इनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर दिया है, मतलब इनके नाम के आगे कंपनी हमने रजिस्टर में मेंशन करके रखे, ठीक है। इनको जो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर इशू किया जाएगा, नहीं ये हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया। अब कंपनी इशू एनी शेयर सर्टिफिकेट, ये वाला टॉपिक ना एक ऑब्सोल्यूट टॉपिक है, क्योंकि आज के डेट में कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करती, सब डीमैट फॉर्मेट में शेयर। लेकिन अगर कोई कंपनी फिजिकल शेयर दे के रखा है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देगा तो 2 डायरेक्टर का साइंड होना चाहिए, उस पर कंपनी सेक्रेटरी का साइंड होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो बोलो शेयर सर्टिफिकेट कब देंगे, मतलब जब शेयर खरीदेंगे जो तब। कोई मेरा शेयर होल्डर बनता है तो उसको प्रूफ के रूप में कोई डॉक्यूमेंट तो देना होगा ना, ये मेरा शेयर होल्डर बना है, वही शेयर सर्टिफिकेट हो। हाँ, तो कब जब शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर 2 डायरेक्टर का साइन और एक CS का साइन होना चाहिए। वो SH1 का एक फॉर्मेट बोला हुआ है और उसी को उस फॉर्मेट में होना चाहिए पूरा सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट। एवरी शेयर सर्टिफिकेट इशू एंटर्ड इन द रजिस्टर, कंपनी का रजिस्टर में उसका एंट्री होना चाहिए किस किस को शेयर सर्टिफिकेट मिला है। ये एक टाइप का एविडेंस है कि आप कंपनी के ओनर हो, ठीक है। इतना ही काम का बात है, ये एक्चुअली में ऑब्सोल्यूट टॉपिक है, अब नहीं पूछता क्योंकि अब शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं है।
अगर किसी का शेयर सर्टिफिकेट खो गया तो उसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन उसको भी पूरा डिटेल मेंटेन करना होगा। किसी का शेयर सर्टिफिकेट फट गया है, चोरी हो गया है, वो पानी में खराब हो गया है, मतलब उसके ऊपर का डेटा उड़ गया है, तो कंपनी 50 रुपया लेगा उससे, मैक्सिमम 50 रुपया लेगा और उसको नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगा। ये भी कोई काम का वैसे तो नहीं। इफ अ कंपनी विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है, मतलब कंपनी कोई टाइप का फ्रॉड करना चाह रहा है, अच्छा, बदमाशी करना चाह रहा है भाई, तो कंपनी के ऊपर फाइन पड़ने लगेगा, जो कि फेस वैल्यू का 5 गुना होगा मिनिमम, और मैक्सिमम फेस वैल्यू का 10 टाइम्स होगा। ये सब एमसीक्यू के काम का बात है, इसमें और कुछ कहानी नहीं। कंपनी अपने रजिस्टर में ये लिख लेगा इस आदमी को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, इसमें सब ज्ञान बजी सब फालतू। ये आ गया मेन टॉपिक का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये क्या होता है सर? स्वेट का मतलब पसीना। कोई कंपनी के लिए पसीना बहाए है, कौन? वो कोई कौन? कंपनी का डायरेक्टर या कोई की एम्प्लॉय, जो कंपनी के लिए ऐसा कुछ किया है बेटा जो कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है वो कंपनी। कंपनी को कोई टाइप का ऐसा कमाई करके ला के दिए, कंपनी को कोई टाइप का सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है वो कंपनी में, ठीक है? तो उनको कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे, फॉर कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, मतलब या तो पैसा ले रहा है कम या 0 पैसा ले रहा है, तो दोनों ही अलाउड है। कम दाम में बेच सकता है, मुफ्त में भी दे सकता है, इनको अगर दे रहा है। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय बोला है वो परमानेंट एम्प्लॉय हैज बीन वर्किंग इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। वो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर, या नहीं हो तो भी चलेगा, होल टाइम पार्ट टाइम कोई भी हो, डायरेक्टर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय है तो परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर है तो कोई भी हो सकता है, होल टाइम या पार्ट टाइम। एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडियरी कंपनी, तुम उसको भी दे सकते हो अपनी कंपनी का शेयर्स, या तुम्हारी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को भी दे सकते हो, ठीक है? तो इनको तुम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, मतलब पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो ना बेटा, क्योंकि देखो तुम कंपनी के एम्प्लॉइज में शेयर दे रहे हो तो उससे तुम्हारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज तो कम हो रहा है ना, तो वो इसीलिए उनसे एसआर पास करो। हाँ, जब एसआर पास करोगे तो वहाँ ये पहले ही बता दो शेयर होल्डर को कितना शेयर दे रहे हो, क्या प्राइस में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ऐसा वो क्या किया तुम्हारी कंपनी के लिए, किसको दे रहे हो, डायरेक्टर की एम्प्लॉई, ये सब डिटेल उनसे पहले अप्रूवल ले लो, और स्टॉक एक्सचेंज को भी खबर कर दो कि हम इतना शेयर अपने एम्प्लॉय को देंगे, ठीक है? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है, बोर्ड मीटिंग जब बुलाओगे इस प्रपोजल को पास करने के लिए, तो शेयर होल्डर को जब वो बोर्ड मीटिंग बुलाओगे ना, जिसमें यह पास होगा कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लेते एसआर पास करवाते, तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा उसके लिए, मतलब बोर्ड से पहले अप्रूवल ही नहीं मिला तो शेयर होल्डर के अप्रूवल की तो कोई बात ही नहीं है। हर जनरल मीटिंग बुलाने के पहले बोर्ड मीटिंग होगा, तो उस बोर्ड मीटिंग में पहले वो रीजन, कितने शेयर दे रहे हैं, किस बेसिस पे इनका वैल्यूएशन हुआ। अरे भाई, तुम एक एम्प्लॉय को 50 रुपया वाला शेयर 40 में दे रहे हो, कैसे डिसाइड किया कि 10 रुपया का डिस्काउंट देंगे? देखो, वो तुम्हारी कंपनी को जितना बेनिफिट पहुंचाया है, तुम उससे बहुत 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 ज़्यादा फायदा तो उसको नहीं पहुंचा सकते ना, ऐसा तो नहीं कर सकते हो तुमने हमारी कंपनी को 1 लाख रुपया कमाई करवा के दिए या 1 लाख रुपया बचा के दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना के, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई फॉर्मूला बना के, हाँ तुम उसको बेनिफिट दे रहे हो 200 करोड़ का, ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना सर। ठीक है, ये नहीं हो गया कि 1 लाख का मतलब 1 लाख ही देंगे, हो सकता है उसको 10 लाख का फायदा पहुंचाए, 15 लाख का फायदा पहुंचाए, तो ये वैल्यूएशन की है कैसे, वो भी बोर्ड मीटिंग में उसका कंडीशन डिसाइड होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर को जब नोटिस जाएगा ना तो उसके साथ ये स्टेटमेंट जाएगा पूरा, ठीक है? कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में इसका परमिशन होनी चाहिए, नहीं है तो आर्टिकल का अप्रूवल कराओ, ठीक? तो ये सब डिसाइड करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब
कंपनी अपने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे रहे हैं, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो कुछ कंडीशन है, लेकिन पहला बात तो जिनको बोनस शेयर दे रहे हो उनके पास कंपनी का फुल्ली पेड अप वाला शेयर होना चाहिए। तुम्हारे पास कंपनी का 10 रुपये वाला फेस वैल्यू वाला शेयर है, तुम अब तक 6 रुपया दे के रखे, 4 रुपया बाकी है, तो तुमको बोनस नहीं मिलेगा। तो कंपनी दो काम कर सकते हैं, या तो तुमसे 4 रुपया कॉल मनी मंगवा ले, या फिर बोले आपसे 6 रुपये इसका फुल फेस वैल्यू। अरे भैया कंपनी फ्री में शेयर बांट रहा है, मतलब कंपनी के पास ह्यूज प्रॉफिट है, तो अब कंपनी 4 रुपया मंगवा के करेगा क्या कॉल मनी का? लेकिन सर चाहे तो मंगवा सकता है, मतलब कंपनी ये भी कर सकता है कि 4 रुपया कॉल मनी मंगवा ले और फिर बोनस शेयर बांट दे, लेकिन कोई कंपनी ये करेगा नहीं बेटा। अरे सर ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट हुआ इसीलिए तो बोनस शेयर बांट रहे हैं। तो अब सर बोनस शेयर तो ऑलरेडी बांट ही रहे हैं, फिर ये 4 रुपया मंगाए फ्री में शेयर दे, क्या फायदा होगा? एक तरफ हम उनसे पैसा ले रहे, एक तरफ उनको फ्री में शेयर बांट रहे, तो ये क्या लॉजिक हुआ? है ना? तो सर आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कन्वर्ट कर लीजिए ना, 6 रुपया मान लीजिए फुल फेस वैल्यू, हो गया वो फुल्ली पेड अप, दे दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जैसा बोनस शेयर देते हैं ना, इसमें जनरल एंट्री देखो बेटा, किसी को शेयर बांटते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे ना, लेकिन जब बोनस बांट रहे हो तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहे, तो डेबिट क्या करें? जर्नल तो पास होगा, शेयर तो इशू हुआ है, तो डेबिट क्या करें? सर आप फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर CRR अकाउंट, ये 3 यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व क्या होता है सर? जनरल रिजर्व और PL या सरप्लस जिसको बोलते हैं। फ्री रिजर्व यही होता है, जनरल रिजर्व या PL। बाकी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR, 3 अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है? अगर आप कोई एसेट को रीवैल्यू किए हो और उससे कोई रिजर्व क्रिएट हुआ है, वो यूज नहीं कर सकते बोनस बांटने में। ठीक है? आर्टिकल्स में अगर ऑथराइज नहीं है तब फिर बोनस शेयर नहीं बांट सकते, तो पहले आर्टिकल को बदलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुलाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले बोलो जनरल मीटिंग कॉल करेंगे। कंपनी जैसे ऊपर था ना बेटा कि वो कौन सा शेयर पढ़े थे, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला, जब आपने क्या बोले थे, कंपनी कोई भी टाइप का पेमेंट डिफॉल्टर नहीं हो सकता। अरे एक तरफ आप लोगों का ब्याज नहीं चुकाए, या प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किए, या गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं चुकाए, या प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में पैसा जमा नहीं किए, एम्प्लॉय को बोनस का पैसा नहीं दिए, कोई भी टाइप का आउटस्टैंडिंग का पैसा बाहर लौटाना बाकी है शेयर्स के मामले में, वो नहीं किए, मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, पैसा नहीं दिए अब तक, या रिडम्पशन का डेट आ चुका है रिडीम नहीं किए, डिबेंचर रिडम्पशन का डेट आ चुका है रिडीम नहीं किए अब तक। मतलब सर आप लोगों का पैसा अटका रखे हो और अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर बांट रहे हो, ये बोलते कि बहुत प्रॉफिट है मेरे पास। मजाक कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, है ना? ये बात एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दी है तो बाद में ये नहीं बोल सकता कि चलो डिविडेंड छोड़ो हम बोनस शेयर देते हैं डिविडेंड की जगह, नहीं कर सकते। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा। सर डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया, मेरे को बोनस शेयर देने का भी मन है, दे दो, दोनों दे दो। अच्छा, लेकिन तुम डिविडेंड कैंसिल करके बोनस दे रहे हो, वो नहीं कर सकते। अच्छा, वंस डिक्लेयर डिविडेंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है? अच्छा, और एक बार बोनस भी डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो भैया ये सब डिक्लेयर करते समय बहुत ध्यान से देख लो, उतना प्रॉफिट रिजर्व है तो। ठीक है? अगला बहुत काम का टॉपिक है, वो है ईशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको ईशॉप भी बोलते हैं, इसको ईसॉस भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं। सर ये तो वही हो गया, फिर एम्प्लॉय को शेयर बांटना। सर एक तो ऊपर पढ़ा गया है स्वेट इक्विटी शेयर, बेटा वो क्यों दिए थे? क्योंकि वो एम्प्लॉय मेरे लिए कुछ अच्छा किए, वैल्यू ऐड किया। हाँ, तो वो तुरंत उसको ऑफर मिल रहा है वो शेयर खरीदने का। लेकिन ईसॉप या ईसॉस में कोई वैल्यू एडिशन के लिए नहीं मिल रहा, पहला बात तो, और दूसरा बात तुरंत नहीं दे रहे। उनको बोल रहे हैं तुम मेरी कंपनी में 3 साल काम करो तो तुमको ये शेयर खरीदने का मौका मिलेगा।
अच्छा सर वहाँ डिस्काउंट ऑफ फ्री में भी दे रहे थे, यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ फ्री में नहीं दे रहे, यहाँ प्रीमियम पे दे रहे या पार पे दे रहे। ठीक है, यहाँ पर भी वही नियम है, शेयर होल्डर से तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। जनरली क्या होता है पता है, मान लो एक मैनेजर आया मेरे यहाँ जॉब मांग, वो हमको बोला, हम उसको बोला तुमको हम 8 लाख का पैकेज दे सकते हैं ईयर का, वो बोला नहीं हमको तो 10 लाख का पैकेज चाहिए। हमको लगा ये एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा क्योंकि बहुत टैलेंटेड है, तो 10 लाख के बिना ये मानेगा नहीं, और कंपनी भी 8 लाख देने के ही मूड में, इससे ज़्यादा कंपनी भी देने का मूड में नहीं है। तो हम उसको बोला एक काम करो, मेरे यहाँ जॉब कर लो, 2 साल टिक जाओ, तुमको हम शॉप का राइट देते हैं, तुम मेरी कंपनी का 20,000 शेयर खरीद पाओगे। उस समय मार्केट प्राइस आज के दिन एक शेयर का 150 रुपये है, हम तुमको 80 रुपये में ऑफर करते हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू लगेगा शेयर। उस समय अगर वो 150 के नीचे आ गया तो मत लेना, 80 के नीचे आ गया सॉरी तो, और अगर 80 के ऊपर है तो ले लेना। तो कंपनी इस तरीके से ही शॉप देता है, लेकिन इसमें 2 कंडीशन लगा देगा। एक तो तुमको मेरे यहाँ 2 साल टिकना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से खरीदने का मौके का एक साल तक टाइम देंगे, लेकिन उसको फिर उसके बाद 3 साल तक बेच नहीं पाओ। हाँ, तो खरीदने का टाइम, पहले तो 2 साल नौकरी में टिको, फिर 1 साल मौका देंगे खरीदने का, उसमें तुम कभी भी ले सकते हो। वो टाइम पूरा हो गया तो 3 साल तक शेयर लेके रखो अगर ले लियो तो। जी। तो सर हिसाब के लिए कंडीशन क्या है, पहला बात तो शेयर होल्डर से एसआर पास कराओ, कंपनी पूरा बोर्ड मीटिंग में पूरा रेजोल्यूशन पास करेगा, उसका पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो शेयर होल्डर को, क्यों शॉप दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ऑप्शन कितना हम ग्रांट कर सकते हैं वो भी मेरा फिक्स रहेगा, मतलब पहले से फिक्स कर लो कि इतना ही शेयर दे पाएंगे हम। कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉय को देंगे ये पहले डिसाइडेड होना चाहिए। वो एम्प्लॉय मेरे एलिजिबल है कि नहीं वो भी देखो, हर एम्प्लॉय को बांटते मत फिरो, सबको ये शॉप दे दोगे तो कंपनी बिक जाएगा। हाँ पहले बोला था ना उसका वेस्टिंग पीरियड रखो, कितना साल तक तुमको टिकना ही पड़ेगा मेरे यहाँ, फिर उसको एक्सरसाइजिंग पीरियड दो कि इतना साल के अंदर ले लो, और वो लेने के बाद लॉक इन पीरियड कर दो कि इतने साल तक बेच नहीं पाओगे। सर आप जो वो 1 साल 3 साल बोले वो एग्जाम्पल था बेटा, मतलब कोई ऐसा पीरियड नहीं कि तुम कितने साल तक का लॉक इन लगाओगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉय इन एग्रीगेट द मेथड विद द कमर्शियल बी। कैसे हम उनके एसेट का, कैसे हम उनको बोल रहे हैं कि बाजार में 150 है तुम 80 में ले लो, कैसे हम इतना डिस्काउंट का वैल्यूएशन लेकर आए, एवरेज करके कितने टाइम के बाद लैप्स हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे थोड़ी ना एम्प्लॉय बोलेगा ठीक है मेरा ऑप्शन तो खुल गया लेने का, 2 साल हम टिक गए, अब मेरे को लेने का मौका मिल गया, हम ले लेंगे ना 2 साल 5 साल 10 साल में जब मेरा इच्छा होगा। नहीं बाबा पीरियड बता दे रहे, इतना दिन का ये ऑफर होगा, इसके बाद इतना दिन में ले लो तो ले लो, नहीं तो भूल जाना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोला था ना है क्या 1 साल का ही है, जैसे भी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर देना पड़ेगा उसको खरीदने में। हम ये नहीं बोल सकते आज तेरा 2 साल खत्म हुआ अगले 2 महीना में लेना है तो ले, नहीं तो बाढ़ में जा। तेरे को दिख रहा है अभी शेयर का दाम बाजार में बुरी तरीके से गिरा पड़ा है, ठीक है ना, एम्प्लॉय को चिपका देते नहीं बाबा, उसको टाइम दो, मिनिमम 1 साल का टाइम, मैक्सिमम का कोई बात नहीं होगा। जी सर ठीक है। लॉक इन पीरियड के लिए भी बोला है, भी देखो यहाँ पे कोई पीरियड बोला नहीं है, बोला तुमको स्पेसिफाई करना है कितना दिन तक बेच नहीं सकते। मतलब सर अगर कोई कंपनी लॉक इन पीरियड नहीं लगाए तो मत लगाओ, तुम्हारा कंपनी है, ठीक है। एम्प्लॉय का मीनिंग फिर वही बोला, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, भले वो इंडिया में काम करे या बाहर। कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है वो होल टाइम हो या पार्ट टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं दे सकते, ठीक है। अपने सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर वो एम्प्लॉय प्रोमोटर है या प्रोमोटर ग्रुप के बिलोंग करता है उसको नहीं दे सकते, ठीक है। और रजिस्टर में इसका डिटेल मेंटेन करना होगा, ये सब पढ़ने का नहीं। अगर तुम लिस्टेड कंपनी हो तो तुमको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, सेबी को बताना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है।
ये ऊपर पढ़ चुके हो। प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब वही सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को देने वाला। इन सब में ये सब को तो प्रेफरेंशियल इशू बोलेंगे ना? नहीं, ये सब को प्रेफरेंशियल इशू नहीं बोलेंगे। किस किस को? जब हम पब्लिक इशू ला रहे हैं, राइट इशू ला रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं, बोनस शेयर दे रहे हैं, ये सब को प्रेफरेंशियल इशू नहीं बोलते। जब हम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को, वही पढ़े थे ना, वो क्या नाम है, अरे क्या टॉपिक था, पहला ही टॉपिक आज का, प्राइवेट प्लेसमेंट। वही टाइप का बात है। वो वही दोबारा रिपीट कर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। यही स्टॉप करते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इशू ऑफ डिस्काउंट, प्रेफरेंशियल इशू, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, इसके बाद ज्ञानबाजी है। मतलब नेक्स्ट क्लास में ये सब पे धड़ाधड़ निकल जाएगी। ये बड़ा काम करो। तो नेक्स्ट